सो हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ आगे का टॉपिक ग्रेविटेशन में, जो कि काफ़ी इजी है बच्चों। वेटलेसनेस मतलब कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट लगता है कि उसके पास वजन ही नहीं है, ऐसा कुछ इसमें मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। और पीछे तक कुछ थ्योरीज मैंने बता रखी थी। वो थ्योरीज बच्चों थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको ध्यान रखिएगा तभी आप सवाल को कर पाइएगा, है ना। तो चलिए इसके आगे बताता हूँ। को काफ़ी इजी है बच्चों, आपको आसान लगेगा। देखिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है वेटलेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस, वेट लेस मतलब वेट का कमी होगा उसी का फील होता है। वेट का लगता है कि वजन ही नहीं है हमारे पास। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे द कंडीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट फील्स नो वेट, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट को लगता है कि उसका कुछ वेट ही नहीं है। वेट और मास मैंने पीछे बताया ना बच्चों, कि वेट क्या होता है, जो mg के बराबर होता है, जो हर जगह चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वेट उसका लगता है कि मेरे पास कुछ वेट ही नहीं है बच्चों। मान लीजिए वेट कैसे लगता था, एम जी था, एम था मास और जी था ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ठीक है। तो जो यहाँ पे किसी वजन है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ वजन है बच्चों, तो वहाँ पे एम जी उसका वेट होता है, ठीक है। मान लेते हैं एम जी उसका वेट होता है, ओके। तो एम तो यहाँ पे मास हो गया बच्चों, और जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर जी बदलेगा, जी का वैल्यू मान लेते हैं जीरो हो जाए, जी का वैल्यू मान लेते हैं जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, वेट ही जीरो हो जाएगा, मतलब नो वेट हो जाएगा बच्चों। इस पे डिपेंड करता है, जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है वो क्या करता है, ठीक है। तो जी का वैल्यू ही जीरो हो जाए तो नो वेट फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल और फ्री स्पेस। देखिए समझिए ना बच्चों, कहीं पे अगर जी लगेगा ही नहीं तो क्या वेट, तो नो वेट होगा उसका, फिर उसका वेट ही नहीं होगा, क्योंकि जी अगर जीरो हो जाए मतलब नहीं लगे तो नो वेट हो जाएगा। सब इस पे डिपेंड करता है, जी का वैल्यू पे सब डिपेंड करता है, क्योंकि एम तो सब जगह सेम है बच्चों, एम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट्स ऑन द स्पेस बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी एक्टिंग ऑन देम। हाँ, ये चीज़ आपने सुना होगा बच्चों, जब ग्रेविटी नहीं लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती ही नहीं है, जैसे मैंने बताया जी लगता ही नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं ना, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है। तो देखिए कैसे यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स कैसे अपने आप इधर उधर जा पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है, इन्हें कोई नीचे खींच ही नहीं रहा है, तो ये जिधर तिधर जाने लगेंगे, है ना। अ पर्सन इज फॉलोइंग इन द फ्री एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। और आजकल के ज़माने में तो हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। कहीं पे हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे कोई एयर नहीं होता है, एयर ड्रैग होता ही नहीं है, और नीचे का ग्रेविटी को भी जीरो ग्रेविटी हम लोग कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जीरो कर देते हैं। तो जीरो करने पे क्या होता है बच्चों, वेटलेसनेस फील होता है ना। तो ये देखिए, ये भी ऐसा करके उल्टा पलटा चल रहा है ना बच्चों। बिना ग्रेविटी के हम नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि नीचे हमें कोई खींचने वाला ही नहीं है। जब नीचे हमें कोई खींचने वाला ही नहीं है तो हम जिधर तिधर जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बच्चों। तो आसान है, बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल सेट करना था आपके माइंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ यहाँ पे मोशन है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। देखिए पीछे ये सारे इक्वेशन मैंने आपको बताया है बच्चों, प्रूफ भी किया था इसका, कि ये जब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। ये अंडर ग्रेविटी तो नहीं बताया था, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने बताया था। याद रखना है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, कांस्टेंट, तो याद रखना ये सब फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करना है जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। देखिए ऑब्जेक्ट थ्रोन अप एंड डाउन व्हेन फॉल बैक ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, जब ऑब्जेक्ट को किसी को ऊपर ऐसे बॉल को फेंक देते हैं तो बॉल धीरे धीरे फिर नीचे आता है, तो जो ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है ना, वो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है ऊपर जाने के बाद। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम फॉल इंक्रीजेज स्पीड ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी बॉल को आप छत से छोड़ दें, आप छत से किसी बॉल को छोड़ दें तो वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, फिर स्पीड उसका बढ़ जाता है बच्चों, है ना। तो स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि ग्रेविटी लग रहा होता है ना। ऐसा समझ बच्चों, छोड़ते ही स्पीड नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि यू हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उस नीचे जाने पर उस पर ग्रेविटी लगने लगता है, और जैसे ही लगेगा तो और उसका स्पीड बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर होगा आई थिंक बच्चों। और वो एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे जी होता है, ए की जगह पे क्या कर देते हैं, ए की जगह पे क्या कर देते हैं बच्चों, जी कर देते हैं, है ना। ए की जगह पे जी कर देते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जैसे पढ़ा था ना हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, एक जगह पे g हो जाएगा, देखिए है ना यहाँ पे। वैसे ही ए इक्वल टू टी प्लस हाफ स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, तो एक जगह पे g कर देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, और टाइम को t बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g बोलते हैं, है ना बच्चों। क्लियर होगा आई थिंक, बहुत आसान है यार। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, अगर हम कोई बॉल को फेंक रहे हैं, आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे कोई सी बॉल को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे करके नीचे आएगा, है ना। ओके बच्चों, ऊपर से जाके फिर नीचे आएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके नीचे आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एयर ड्रैग नहीं लेंगे, एयर का रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। एयर ड्रैग नहीं लेना है, एयर नहीं लेना ही नहीं है, नो एयर, सिर्फ जी का वैल्यू लेना है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अगर एयर ड्रैग ले लेंगे ना, एयर ड्रैग अगर हम ले लेंगे तो एक और फोर्स लगने लगेगा एयर का, तो वो नहीं लेंगे, हम सिर्फ जी लेंगे, जो कि वैल्यू कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसीलिए जी कांस्टेंट होने के बाद ही हम इस फॉर्मूले का यूज कर पा रहे हैं। ये होता है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ बच्चों। ओके, चलते हैं आगे। आपको याद आ रहा होगा, पीछे मैंने बताया था कुछ कुछ चीज़ इसके बारे में। तो कह रहा है कि कार फॉल्स फ्रॉम द लेज एंड ड्रॉप द ग्राउंड इन टाइम। टाइम दे दिया मुझे बच्चों, ये टाइम दे दिया है मुझे, तो टाइम को हम लिख लेते हैं। कितना टाइम दिया मुझे, टाइम दिया है 0.5 सेकेंड, ठीक है। और जी का वैल्यू मुझे पता नहीं, यहाँ पे 10 लेना है बोल दिया है। देखिए क्वेश्चन बोल देता है कि 10 लेना है, कहीं कहीं पे होता 9.8 है, लेकिन अप्रोक्सीमेट करके हम कहीं पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फिर आगे बच्चों, आगे बोल रहा है आपको कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ऐसा चीज़ है यहाँ पे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक बच्चों ग्राउंड है, ये बच्चों ग्राउंड है, यहाँ से कोई कार है, मान लेते हैं ऐसे करके, ये कोई कार है बच्चों, यहाँ से ऐसे करके ये गिर जाएगा, है ना। यहाँ से कोई कार ऐसे करके गिर जाएगा, यही तो बोल रहा है यहाँ पे, यही तो बोला जा रहा है। कार फॉल्स ऑफ लेज ड्रॉप इन से ग्राउंड, ग्राउंड पे ड्रॉप हो रहा है कितना टाइम में, 0.5 सेकेंड में। तो पहला क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों कि व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यहाँ पे जब आएगा ऐसे करके गिर रहा होगा, तो यहाँ पे भी का वैल्यू क्या होगा, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब स्ट्राइक कर रहा है तो उस टाइम पे स्पीड क्या है, भी क्या है, ठीक है बच्चों, स्पीड क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। ऊपर से अगर गिर रहा है तो यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि गिरते टाइम तो यहाँ पे 0 ही होगा, यू का वैल्यू तो 0 ही होगा जब गिरना स्टार्ट हुआ होगा बच्चों, ठीक है। टाइम मुझे पता है ही, तो हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं बच्चों स्पीड निकालने के लिए, यूज कर सकते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बच्चों, इसका तो यूज कर ही सकते हैं। v फाइनली वेलोसिटी क्या है वो निकालना है, u क्या है बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और g नीचे लग रहा होगा, नीचे की तरफ g लग रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ चीज़ों को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, याद रखिए, नीचे की तरफ चीज़ों को हमने पॉजिटिव लिया है, तो याद रखना है नीचे g नीचे लग रहा है इसका मतलब पॉजिटिव, v नीचे लग रहा है इसका मतलब पॉजिटिव, u नीचे लग रहा होगा वो भी पॉजिटिव, है समझ में ना। तो प्लस g जो कि नीचे लग रहा है 10 इंटू टाइम, टाइम कितना बच्चों 1/2, 0.5 को लिख सकते हैं, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो v का वैल्यू मेरा आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलेंगे सर मतलब ओके मैं कुछ भी नहीं हूँ सर तो क्या ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी आ गया, हमें तो निकालना था स्पीड, इट्स द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ये बच्चों वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, ठीक है, इस मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो होता है उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जाता है तो वेलोसिटी बन जाता है। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है, तो ये स्पीड ही है बच्चों, ओके। जो 5 मीटर पर सेकेंड आया वो स्पीड ही है, ठीक है। चलिए आई थिंक क्लियर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड। कह रहा है कि जब टाइम 0.5 सेकंड होगा तो वहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो एवरेज स्पीड भी हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए क्या करना होता है, एवरेज स्पीड
इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 कर दो। एवरेज स्पीड यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। या फिर टोटल डिस्टेंस कर दो। टोटल डिस्टेंस तो पढ़ा ही था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, ऐसे कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या यूज करें, v प्लस यू अपॉन 2 यूज करें? ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, इतना टाइम में। तो टाइम दे रखा है तो हम टाइम वाला यूज करना पड़ेगा बच्चों हमको। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। टोटल टाइम तो 0.5 सेकेंड ही है मेरा, और टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है? टोटल डिस्टेंस बच्चों, ओके, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक ऐसा करके ट्रेवल कर रहा है, तो इस डिस्टेंस क्या है बच्चों? निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस फार्मूला का यूज करना था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू तो 0 है बच्चों, इसीलिए 0 हो जाएगा। एस हमको पता करना है, हाफ जी नीचे की तरफ लग रहा है 10, टी कितना लग रहा है 0.5, मतलब हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर हाफ पूरे हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना क्या आ जाएगा? 5/4। ओके बच्चों, 5/4 आ जाएगा। तो एस मतलब वही, ये डिस्प्लेसमेंट है बट डायरेक्शन के साथ है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट है, बट इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 5/4 बच्चों, 5/4। इसको नीचे ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, कैलकुलेशन है बच्चों यहाँ पे, ठीक ना। और इसको हाफ बोलते हैं तो 1/2 कर सकते हैं, फिर 2 बार में कट जाएगा। तो ये 2.5 आ रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, इतना एवरेज स्पीड आ गया बच्चों। ठीक है, ये तो हमने निकाल ही लिया। तो आगे का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेज कितना ऊंचाई पे है, यहाँ से कितना ऊंचाई पे है। तो हमने ऊंचाई तो निकाल लिया ना, वही डिस्टेंस, तो वही है आंसर। तो हाई बोल देते हैं, हाइट ऑफ लेज। तो लेज का हाइट कितना हो जाएगा बच्चों? वही जो एस हमने निकाला है, नीचे से ऊपर का दूरी, और 5/4 ही है। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 एकम 4, 1.5 होगा आई थिंक बच्चों। नहीं 1.5 तो नहीं होगा। 1.25 आई थिंक मीटर होगा। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें बस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना था और ये तीनों सवाल बना लेना था। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। ओके, एक इसमें लास्ट टॉपिक आता है इसमें ग्रेविटेशन में, थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रेशर तो आपको सभी को बनता ही होगा, प्रेशर तो पता होगा प्रेशर क्या चीज़ है। थ्रस्ट मैं बताता हूँ, नहीं पता है तो बच्चों प्रेशर तो रोज आता होगा आपको। देखिए थ्रस्ट क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ये पेन है बच्चों, इसको ऐसा करके यहाँ पे ऐसे, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लगा दूँ, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा दूँ तो क्या होगा? ये थ्रस्ट हो गया बच्चों। सारा फोर्स अगर परपेंडिकुलरली ऐसे करके मार दिया ना, तो ये हो गया आपका थ्रस्ट। ठीक है, इसी को थ्रस्ट बोलते हैं और कुछ नहीं है। सारा फोर्स को मैंने परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे लगा दिया तो वो हो जाता है थ्रस्ट। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर किसी पे अप्लाई, वहीं उस पर फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया, हम कितने एरिया में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रेशर बोल देते हैं। क्लियर होगा आई थिंक। थ्रस्ट जब हम सारे फोर्स को किसी परपेंडिकुलर सरफेस पर डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, और प्रेशर क्या होता है, जब फोर्स को हम कितने एरिया में लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है प्रेशर कितना होगा। अब प्रेशर कोई ज़रूरी नहीं हम परपेंडिकुलर ही लगाएं हम बच्चों कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ऐसे करके भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, प्रेशर फोर्स एरिया, ऐसा यूनिट पास्कल होता है बच्चों। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है। तो एग्जाम्पल भी है, अ नाइफ कट्स बेटर देन इट्स स्मॉलर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, क्या है? इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब हमें पता चल गया कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, हमें पता है कि प्रेशर क्या होगा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखिए, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया अगर घटेगा, एरिया को कम कर दें तो प्रेशर बच्चों बढ़ जाएगा। नाइफ से जो हम काटते हैं ना, तो नीचे वाला ऐसा ब्लेड टाइप का होता है, धारदार होता है, ऐसा नहीं होता है ना, तभी तो हम सब्जियों को काट पाते हैं। तो प्रेशर वहाँ एरिया कम हो गया है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों।
थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और कट कर देगा, है ना। जो कांटी होता है, किल कांटी होता है ना, हैमर से ऐसे करके ठोकते हैं बच्चों, तो नीचे वाला सरफेस नुकीला होता है, उसमें एरिया कम होता है, तभी तो जल्दी से घुस पाता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है सिर्फ कम फोर्स अप्लाई करने पर। आया समझ में? ये बहुत ध्यान रखने वाला चीज़ है बच्चों, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है बच्चों, जैसे यहाँ पे एक आदमी जो है रेत में खड़ा है, स्टैंडिंग इन सैंड, और यहाँ पे लेट गया है सैंड में। तो ये जब स्टैंड कर रहा है तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है ना बच्चों, एरिया कम है, तो यहाँ पे प्रेशर इस पर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर इस पर ज़्यादा लग पाएगा, है ना। लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे थ्रस्ट बोल सकते हैं, फोर्स की जगह पे थ्रस्ट बोल दीजिए, है ना। और जब ये लेटा हुआ है बच्चों तो इसका एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। देखिए लार्जर एरिया है तो स्मॉल थ्रस्ट होगा, मतलब कम प्रेशर लगेगा। स्मॉलर एरिया है तो लार्ज थ्रस्ट लगेगा। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, है ना। परपेंडिकुलर है तो इसलिए थ्रस्ट बोल दिया जाता है, इतना कंफ्यूज होने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर कोई ग्लास हमने रख दिया ना, तो इस ग्लास देख सकते हैं जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका सरफेस बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो प्रेशर यहाँ पे कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एरिया छोटा कर दिया गया तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा बच्चों, है ना। इसका वेट सेम है, बस प्रेशर का खेल है, क्योंकि एरिया बढ़ाने घटाने से उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, घट जाता है। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो प्रेशर इन फ्लूइड, जैसे प्रेशर जो हम लगा रहे हैं हाथों से लगा रहे हैं ऐसे करके, है ना, तो फ्लूइड में भी तो लग रहा होगा, फ्लूइड में भी लगा होगा, एयर में भी लगता है ना बच्चों, सभी जगह प्रेशर लगते हैं। ओके, प्रेशर सभी जगह लगता है, कहीं पे ऐसे करके मार दिया, कहीं पे एयर का पार्टिकल्स, स्मॉल एयर होता है ना, एयर को किसी बोतल में बंद कर दिया तो उसका भी प्रेशर लगता है। फ्लूइड है, फ्लूइड पानी जो ग्लास में है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा। चलिए बताते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है प्रेशर इन फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में मान लेते हैं कि लिक्विड आ गया या फिर गैसेज का मिक्सचर भी आ गया। एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये जब ग्लास में ऐसा करके पानी रख दिया गया है, पानी देखिए कैसे फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक भी अंदर, ब्लॉक पे भी पानी प्रेशर लगा रहा है, सारा डायरेक्शन से लगा रहा है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, उस सब पे फोर्स लगा रहेंगे। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल भैया ने, पास्कल अंकल ने हमें इसके बारे में बताया, लिक्विड में कैसे प्रेशर लगता है। प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज्ड फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को किसी इनक्लोज्ड बर्तन में रखा गया हो, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। हाँ देखिए, मतलब कि अगर हमने गिलास में पानी रखा है, अगर बिल्कुल सॉलिड ग्लास है बच्चों, एकदम सिलेंड्रिकल है ग्लास ऐसे करके, है ना, एकदम सिलेंड्रिकल है, तो उसको एकदम शांत रखेंगे ना, तो वो लिक्विड जो है सारा सरफेस पे इक्वली फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि वो बहुत सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल सरफेस पे हर जगह सेम प्रेशर अप्लाई करता है, हर जगह सेम प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो एप्लीकेशंस में देख सकते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज होता है, सायरन सिरिंज में यूज होता है ना, सिरिंज में है ऐसे दबाते हैं, सुई घोंप देते हैं। तो ये बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है बच्चों, क्योंकि एरिया और प्रेशर का खेल है, एरिया बढ़ा के प्रेशर कम कर देंगे, एरिया घटा के प्रेशर ज़्यादा कर देंगे। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत यूज होता है इसका, है ना। इसमें देखा फोर्स ड्यू टू मेजर ऑफ अ लिक्विड, है ना बच्चों, आसान है। ओके, इसी में आगे एक टॉपिक है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है, बायोन्सी का मतलब ही होता है तैरना, मतलब तैर पा रहे हैं। तो स्विम का मतलब क्या होता है, तो बच्चों स्विम मतलब ही तैरना होता है, बायोन्सी मतलब होता होगा मतलब ऊपर उठना, कुछ ऐसा। चलिए आपको बताते हैं, समझा देंगे हिंदी तो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट, कोई ऑब्जेक्ट इसमें है तो जो, जैसे आप तैरते होंगे तो आपको एक चीज़ महसूस हुआ होगा, पानी में कभी जाकर देखिए, लगेगा कि नीचे से भी कोई मुझे फोर्स लग रहा है, मैं डूब नहीं पा रहा हूँ डायरेक्टली। एकदम खुद को छोड़ दीजिएगा, थोड़ा पानी में, ज़्यादा पानी में नहीं, थोड़ा पानी में, यहाँ तक मतलब पानी हो, फेस आपका दिखे, वहाँ पे अगर छूटिएगा तो धीरे धीरे नीचे जाइएगा, धीरे धीरे नीचे जाइएगा, तो आपको लगेगा इतना धीरे क्यों जा रहा है, बाहर तो ऊपर से कूदता तो धड़ाम से नीचे गिरता। तो उसका कारण है बच्चों, लिक्विड भी आप पे एक फोर्स लगा रहा है। पता है प्रेशर तो सारे डायरेक्शन में लगा ही रहा है, इसी कारण से एक फोर्स भी लगा रहा है जिसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, बायोन्ट फोर्स। देखिए, दिस इज वाई ऑब्जेक्ट फील्स लाइटर इन वाटर। ऑब्जेक्ट मतलब आप भी इसमें फील क्या करते हैं, लाइटर इन वाटर, लगेगा कि मेरा वजन कम हो गया, ऐसा लगता है बच्चों।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बाउंड फोर्स, इसमें इसी को फोर्स लगता है, देखिए ऊपर की तरफ इसमें बाउंड फोर्स लग रहा है, इसमें भी ऊपर, हमेशा ये ऊपर की तरफ फेंकता है। एम जी इसका नीचे लग रहा होगा एम जी, लेकिन बाउंड फोर्स ऊपर लग रहा होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। शिप फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू बाउंड फोर्स, बिल्कुल। सबमरीन्स वगैरह हो गए, सारा पानी के अंदर तैरते हैं, चलते हैं, उसमें बाउंड फोर्स लग रहा है बच्चों। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैरता है, इसी के कारण एम जी तो नीचे है लेकिन बाउंड फोर्स ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। ओके बच्चों, आगे बताता हूँ आपको। एक मैंने बीकर लिया है, बीकर में एक मैंने कॉर्क डाल दिया, कॉर्क मतलब हल्का ऑब्जेक्ट, और एक नेल डाल दिया मतलब कांटी डाल दिया, कांटी डाल दिया, और ये तो कांटी बच्चों डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? कील जो था, कील जो था उसका सरफेस एरिया कम था, सरफेस एरिया कम है, ठीक है बच्चों। और जो कॉर्क है, मतलब ये वाली चीज, कॉर्क क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया क्या है बच्चों, ज़्यादा है, ठीक है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, एन आयरन नेल सिंक्स एंड कॉर्क फ्लोट्स व्हेन प्लेस्ड इन सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल। इस पे इसका जो कील का होगा ना, कील का एम जी क्या हुआ होगा ना बच्चों, एम जी नीचे वाला फोर्स, ये ज़्यादा लग गया होगा बायोंट से, बायोंट फोर्स से। और इसमें क्या हुआ होगा, कॉर्क में क्या हुआ होगा, इसका एम जी जो होगा ना वो कम होगा बायोंट फोर्स से, ये काम हुआ होगा बच्चों, आया समझ में, ये काम हुआ होगा यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। देखिए इसका मैं बता रहा हूँ आपको, इसका एम जी नीचे लग रहा है बच्चों, ठीक है, इस पर बायोंट फोर्स भी लग रहा है, तो बायोंट फोर्स ज़्यादा होगा, एम जी कम होगा, इसीलिए तो ये तैर रहा है बच्चों। इसका एम जी लग रहा होगा और इसका बायोंट भी ऊपर लग रहा होगा, तो एम जी ज़्यादा होगा ना बच्चों, तभी तो ये डूब गया, है ना। देखिए इसका भी एम जी नीचे लग रहा है, इसका भी एम जी नीचे लग रहा है, इसके ऊपर बायोंट लग रहा है, इसके ऊपर भी बायोंट लग रहा है, बी, तो यहाँ पे क्या है, बी जो है वो कम है, सॉरी बी ज़्यादा है ना, बी ज़्यादा है बच्चों एम जी से, इसीलिए तैर रहा है। और यहाँ पे एम जी ज़्यादा है बी से, इसलिए डूब गया, क्योंकि एम जी नीचे ले जाता है, तो नीचे ले जाने वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे ले जाने वाला फोर्स ज़्यादा है तो नीचे ही तो ले जाएगा, नीचे ले जाने वाला फोर्स कम है तो नीचे नहीं ले जाएगा, है ना। ये ऊपर ले जाने वाला फोर्स होता है, बायोंट फोर्स ऊपर ले जाने वाला, तो ये ऊपर ले जाने वाला ज़्यादा है तो ऊपर ले जाएगा, है ना, आसान है बच्चों। देखिए तो इसी के ऊपर आर्किमिडीज चर्चा थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिए, एक क्या प्रिंसिपल दिए, चलिए पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट, बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि जब कोई बॉडी को इमर्ज करते हैं, ये आता है बच्चों, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। तो क्या होता है ना इसमें कि अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पे डुबा दूँ, जैसे 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर नीचे डुबा दूँ इसमें, तो पानी बिल्कुल एकदम भरा लेना है, उसके बाद क्या होगा, ये जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जैसे इमर्ज्ड इन फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू इट्स वेट फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट, इसका जितना वेट होगा ना बच्चों, इसका जितना भी वेट होगा, देखिए यहाँ पे ये अभी हवा में 5 kg का है, जब पानी के अंदर गया तो उसका कितना वेट हो गया, 2 kg हो गया, समझिए। यहाँ पे इसका वेट कितना है, 5 kg हो गया। ये जो दिखा रहा है ना, ये 2 kg जो दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि इतना पानी बाहर निकल गया ऑब्जेक्ट डालने के बाद, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वेट हो जाएगा 3 kg, आया समझ में। 2 kg पानी बाहर निकल गया इसके वजह से, देखिए यहाँ पे ऐसे था, ऐसे करके पानी बाहर निकल गया, है ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके पानी बाहर निकल गया था, ओके, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पानी बाहर निकल गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 kg का था और अंदर गया तो 3 kg का हो गया, आ रहा समझ में बच्चों। तो 2 kg क्या हुआ, 2 kg कम कैसे हो गया वेट इसका, हमें पता था कि बायोंट फोर्स लगता है तो उसका वेट का कमी का आभास होता है, उसको लगता है हमारा वेट कम हो गया, तो बच्चों 2 kg का कम हो गया, 2 kg का कम हो गया। तो हम देखें अगर, तो इतना इसका वेट बाहर है और जितना इसका वेट अंदर है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो अपने आप आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड
ठीक है बच्चों, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट्स वेट इन एयर माइनस ऑब्जेक्ट्स वेट इन वाटर, इन फ्लूइड बोल सकते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, काफ़ी इजी है बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जितना भी पानी डिस्प्लेस्ड हुआ होगा वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का वेट उसका हवा में होगा और जो उसका ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड में होगा, दोनों को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ। ओके, आसान है बच्चों। तो एप्लीकेशन क्या होता है, शिप डिस्पाइट द हाई हैविंग हाई, शिप फ्लोट करता है जबकि इतना हैवी है, वही यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का रोल है बच्चों। सबमरीन सिंक करता है एंड राइज ऑफ द कंट्रोलिंग द बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी भी वहाँ पे लगता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड यूजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर डाल के हम पता कर सकते हैं वो कितना प्योर है कितना अनप्योर है बच्चों, है ना, क्योंकि उसका वेट में कमी आ जाएगा, कितना कमी आ जाएगा हम निकाल सकते हैं। ओके, आसान है। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं, एनसीईआरटी का स्टोन है और यहाँ पे भी स्टोन को मैंने जब पानी में डाला तो पानी का लेयर थोड़ा ऊपर बढ़ गया होगा, है ना, वही देखिए, ऑब्जर्व द इनक्लोज रबर बैंड द वे टू द पीस स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम द एयर, द इलोंगेशन डिक्रीजेज एंड स्टोन इज इमर्ज्ड इन लिक्विड। ओके, यहाँ पे अभी आपको टाइट लग रहा होगा, अगर आपने किसी स्टोन को ऐसे टाइट लग रहा है, लेकिन जैसे ही पानी में उसको हम ऐसे डाल दिए तो लगा कि हल्का हो गया, तो वो हमें बताता है कि यहाँ पे इस पर बाइंड फोर्स भी ऊपर लग रहा है। ओके, आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, बहुत ईजी है। ओके, कुछ सवाल बच्चों, सवाल तो करना बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए सवाल, तो आप पहले कीजिए फिर मैं करता हूँ। चलिए, आई थिंक आपने किया होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून हैविंग ओनली क्या 1/6 होगा ना, एज स्ट्रॉन्ग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, 1/6 ही होगा आई थिंक। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट्स ऑन मून एंड अर्थ। ओके ओके, मुझे मास दे दिया है 10 kg का, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और तो इसका वेट पूछ रहा है कहाँ पे, मून पे, और वेट पूछ रहा है अर्थ पे। ओके, तो अर्थ पे तो हमें पता है क्या लगता है बच्चों, mg लगता है, m मुझे 10 दिया है, g का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 9.8 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 98 kg, यहाँ 98 न्यूटन का वेट होगा इसका बच्चों, कहाँ पे, अर्थ पे। और मून पे कितना वेट होगा बच्चों, हमें पता है 1/6 हो जाता है, 1/6 कर देना है 98 का, तो 1/6 करेंगे तो ये कितना न्यूटन आएगा, आप कमेंट करके बताइए बच्चों, इसको कैलकुलेट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि कितना इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए चलते हैं। तो आगे दे रहा है वॉल्यूम ऑफ 50 kg ऑफ सबस्टांस इज इतना, अच्छा, वॉल्यूम मुझे दे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और उसका वेट मुझे आई थिंक नहीं, मास मुझे दे दिया है 50 ग्राम, ठीक है। इफ़ इट्स डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी भी मुझे दे दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सबस्टांस फ्लोट होगा या सिंक होगा, आसान सा सवाल है बच्चों। देखिए, इसमें अगर मुझे कर दिया ऐसे, पानी है, ठीक है, पानी है इसमें, और बोला जा रहा है एक का मास 50 ग्राम है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे करके हमने डाल दिया, ये 50 ग्राम का है, ठीक है, 50 ग्राम का है, और वॉल्यूम इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों से मैं नहीं बता सकता हूँ इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास मुझे पता है 50 है, वॉल्यूम कितना है 20 है, तो ये कट जाएगा, तो 2.5 आएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, 2.5 आ रहा है बच्चों, इसका डेंसिटी मुझे 2.5 आ गया। और पानी का डेंसिटी कितना है, वाटर का, वाटर का डेंसिटी मुझे पता है कितना है, 1 है। अब बताइए, वाटर का डेंसिटी 1 है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 2.5 है, मतलब कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है पानी से। तो जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी के अंदर डूब जाता है ना बच्चों। अब इसका ही इतना ज़्यादा डेंसिटी है, इसका कम है, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो तो पानी के अंदर ही जाना चाहेगा ना, ऑब्वियसली। तो ये रोक नहीं पाएगा, पानी को डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इस ऑब्जेक्ट को रोक पाएगा। कम होगा तो बच्चों ये डूब जाएगा, तो डूब जाएगा, बोल दो फ्लोट या सिंक कर जाएगा।
सिंक हो जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आया समझ में बच्चों? बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मुझे यू दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जी का वैल्यू लेना है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ओके ओके, एक स्टोन को मैंने ग्राउंड से ऐसे करके ऊपर फेंका है। ठीक है बच्चों, मैंने ऊपर फेंक दिया ऐसे करके। ऊपर फेंकने के बाद क्या होगा, यहाँ पे u का वैल्यू मुझे दे दिया है जो कि 40 है। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है पता है आपको? अगर स्टोन ऊपर फेंकेगा, गेंद आप खेलते होंगे क्रिकेट, तो ऐसे करके ऊपर अगर बॉल को फेंकेंगे ना, तो जाने के बाद धीरे 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 कम होता है और रुकता है थोड़ा सा, एकदम माइक्रो सेकंड के लिए रुकता है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे नीचे आता है। जाने के बाद ऐसे जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे होता है। तो कहीं पे जाके ऊपर आसमान में वो रुक रहा है बिल्कुल छोटा सेकंड के लिए। तो यहाँ पे भी का वैल्यू मान लेते हैं 0 हो गया होगा। इनिशियल स्पीड से मैंने फेंका और यहाँ पे जाके 0 हुआ होगा। कहीं पे तो स्पीड 0 हुआ होगा ना, वेलोसिटी कहीं पे एकदम 0 हो गया होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे ऐसा ही होता है। तो मुझे निकालना है बच्चों कि इसका हाइट कितना होगा, कितना ऊंचाई पे जाएगा ये, हाइट कितना होगा। तो यूज कर देते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। मुझे लगता है इसको यूज नहीं करना होगा। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे टाइम का नहीं पता है। तो ये यूज करते हैं V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। आपको ऐसा डायरेक्टली पता नहीं चलेगा बच्चों, आपको फॉर्मूला लिख कर देखना होगा कौन सा इसमें लगेगा, है ना। इसलिए ये लगेगा क्योंकि यू अभी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है। इसमें टाइम आ गया था, टाइम का वैल्यू मुझे नहीं पता था, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो V स्क्वायर 0 हो जाएगा। यू मुझे पता है कितना 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस, देखिए बच्चों G नीचे लग रहा है। ठीक है, G नीचे लग रहा है। ओके, तो G नीचे लग रहा है जो कि 10 है, तो नीचे को मैंने पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, तो ऊपर को कैसा लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। ऊपर को नेगेटिव मतलब ये माइनस का 40 होगा। ठीक है ना बच्चों, ऊपर का मैंने नेगेटिव ले लिया, नीचे का पॉजिटिव तो ऊपर का नेगेटिव। 2A, ये कितना पॉजिटिव में G मतलब 10, एस मुझे नहीं पता है। तो ठीक है, तो 20S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुने 40, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना बच्चों। तो 20 दूना 40, तो एस का वैल्यू मुझे 80 मीटर आ गया, मतलब 80 मीटर हाइट होगा इसका। ठीक है, हाइट इक्वल टू 80 मीटर होगा। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड ओके व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड बाय द डिस्टेंस। ओके, मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी बताना है। ओके बच्चों, ये देखिए, ये जब स्टोन यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया बच्चों ये ऐसे करके, तो यहाँ तक इसने कितना हाइट ट्रेवल किया, 80 मीटर का। ठीक है, तो ऊपर से नीचे भी आएगा ऐसे करके, तो 80 मीटर ही तो ट्रेवल करेगा। जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो ऊपर जाएगा 80 और नीचे भी आएगा 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 80 ऊपर गया और 80 नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8 8 16, 160 मीटर का, आसान से। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऐसे ऊपर गया और फिर यहीं पे आ गया, 80 ऊपर चला और फिर 80 नीचे ही चला, तो ऊपर जितना गया 80 और नीचे 80, तो फिर तो ये 0 हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से गया था फिर वहीं आ गया चल के। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चों, बताया था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको, जितना ऊपर जाएगा उतना ही अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर जाने का जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही नीचे आने का, और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया, तो 0 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आगे चलते हैं। ओके, एक छोटा सा सवाल था, देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अर्थ। तो मैंने इसका डिफिनेशन आपको लिख के दिया है, क्योंकि आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। फ्री फॉल में क्या होता है, सिर्फ ग्रेविटी लगता है, ठीक है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, लाइक एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। और फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 आता है, मैंने बता रखा है पीछे, इसी को फिर से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि फ्री फॉल हैपन्स व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल, एग्जाम्पल में स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एक्सपीरियंस फ्री फॉल। सिंपल है बच्चों, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं, बॉल्स ड्रॉप फ्रॉम हाइट, करिए बच्चों आप लोग, है ना,
हाइट मुझे दे दिया 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचाई से मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम इट टू टेक रीच द ग्राउंड। जी का वैल्यू मुझे दे दिया, इतना लेना है, तो कितना टाइम लगेगा। किसी बिल्डिंग से मान लेते हैं, यहाँ से किसी हाइट पे मैंने इसको गिरा दिया, स्टोन को ऐसे करके गिरा दिया, है ना बच्चों। जब स्टोन को गिरा दिया तो यहाँ पे गिराते टाइम यू तो जीरो ही होगा ना, हम स्टार्ट किए बस ऐसे धरे हैं तो यू तो जीरो है, जब छोड़ेंगे तब कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये हाइट एच है, ठीक है, जो कि 20 मीटर है। तो बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। आसान है यार, बिल्कुल आसान है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। नीचे जी लग रहा है, जी को मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे की चीज़ों को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, नीचे की चीज़ों को मैंने पॉजिटिव लिया है। और ये भी जो हाइट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी नीचे की तरफ है, वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो एस मैंने कितना लेना है, 20 इक्वल टू, इसमें माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 20 है, वो नीचे की तरफ मैंने लिया है। देखिए ये हाइट जो है नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, 20 इक्वल टू यू तो जीरो हो गया ना, देखिए यहाँ पे जीरो है, इक्वल टू हाफ, नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है, मतलब 10 नहीं 9.8 लेना है बच्चों, सॉरी। जी का वैल्यू मुझे कितना लेना है, 9.8। ये यहीं पे जी है ना, मतलब ये तो जी ही होता है ना, तो 9.8 लेना है। टी का स्क्वायर मुझे नहीं पता है। ओके, ये 10 हो जाएगा, सॉरी 10 ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो नहीं होगा ना, ये गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 अपॉन 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। कैलकुलेट करिए आप बच्चों, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 400 हो जाएगा, नीचे 98 हो जाएगा, भलो 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, रूट ओवर 400 अपॉन 98। इसको आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो ऊपर हो जाएगा 200 अपॉन 49 का रूट, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 का 10 रूट 2 अपॉन 7 सेकेंड। ये इतना सेकंड आ रहा है, कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट में भी, बट ऐसा ही आएगा, ठीक है। आसान है बच्चों, बहुत आसान है। तो ओके बच्चों, थैंक यू ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपने आया तो आपने फुल्ली कंप्लीट ग्रेविटेशन को ख़त्म किया है। ग्रेविटेशन चैप्टर आप 9th में ख़त्म कर चुके हैं, और जो कि काफ़ी ईजी था। सवाल भी मैंने किया, सवाल आप भी किए होंगे, और काफ़ी आसान था बच्चों। ये सब सवाल आपको छोड़ना नहीं है, ये सब कर लेना है। ओके, तो चलिए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू अगेन।